Hello aspirants, welcome back to our channel. So we have started our series for MPPSC Mains Examination और इस सीरीज में हम MPPSC Mains के सारे पेपर्स, सारे पार्ट्स और सारे यूनिट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे MPPSC Mains पेपर 1 पार्ट बी यूनिट 1 के सब टॉपिक दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स। और आज के इस लेक्चर में हम सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल से कवर करेंगे ताकि किसी भी टर्म को आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, वो सब आपको इजीली समझ आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज टोपोग्राफी। नाउ टोपोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस में जो भी फीचर्स होते हैं या रिलीफ्स होते हैं, लाइक कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर वैलीज हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को कहते हैं टोपोग्राफी। तो अर्थ के सारे फीचर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? टोपोग्राफी। तो हमारे अर्थ की जो टोपोग्राफी है वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे उसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर मतलब कहीं पर आपके माउंटेन्स हैं, कहीं पर रिवर्स हैं, कहीं पे वैलीज हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी वोल्केनोज आ गए, तो उसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बदलते हैं। तो ये प्रोसेस की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। या फिर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लाइक आपने सुना होगा कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं वो अभी भी ग्रो कर ही रहे हैं, तो अभी भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कौन सी स्टेज पर है, इस पर भी डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये जो टोपोग्राफी है या जो स्ट्रक्चर्स है, ये काफी सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। नाउ ये जो सरफेस वेरिएशन है, सरफेस वेरिएशन का मतलब होता है कि कहीं पर माउंटेन्स होना, कहीं पे रिवर्स होना, कहीं पे वैलीज होना, कहीं पर प्लेट्यूज होना। तो ये सारी जो सरफेस वेरिएशन मतलब अलग अलग तरह के सरफेस हैं, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया के नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ पे आपको रफ टोपोग्राफी मिलेगी ना। और रफ का मतलब क्या है कि सीधी सी जमीन नहीं मिलेगी, स्टेबल जमीन नहीं मिलेगी, ऐसे उबड़ी खाबड़ी या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रफ टाइप की जमीनें मिलेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पर माउंटेन्स बहुत ज्यादा है, तो ऐसे हिल्स, फिर ऊंची हिल्स, फिर और ऊंची हिल्स, तो ऐसे आपको रफ सरफेस वहां पे ज्यादा मिलेगी। अगर आप इंडिया के साउथ में आ जाओ, अच्छा इंडिया के नॉर्थ में ये रफ माउंटेन्स का मेन रीजन क्या है? हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो वहां पे आपको माउंटेन रेंजेस मिलेंगे। अभी अगर माउंटेन रेंजेस है तो वहां पे पीक्स होंगी। पीक्स क्या होती है? माउंटेन की जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, जो चोटी होती है, उसे कहते हैं उसकी पीक। तो माउंटेन का वो जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसे आप कहते हो सबसे ऊंचा पॉइंट, उसे पीक कहते हैं। वैलीज कैसे बनती है? तो दो माउंटेन के बीच में जो ये जगह होती है इसे हम कहते हैं वैलीज। तो अगर इस तरफ माउंटेन है, इस तरफ माउंटेन है और बीच में यहाँ पे रहने की जगह है, तो इसे आप क्या कहेंगे? वैलीज। तो और ग्रेट रवाइंस क्या होते हैं? तो जब वैलीज कैसी होती है? वैलीज में जब यहाँ पर एक ऐसा माउंटेन है और यहाँ पर ऐसा माउंटेन है, बीच की जगह को आप कहेंगे वैली। लेकिन दोनों तरफ पे अगर स्टीप माउंटेन है तो ऐसा गड्ढा सा बना हुआ है, बिल्कुल स्टीप गड्ढा बना हुआ है नीचे, तो इससे आप कहते हो ग्रेट रवेन्स। ओके, तो वैलीज भी वही होती है लगभग, रवेन्स भी एक डीपर पार्ट होता है वैलीज का। तो जब बिल्कुल ही स्टीप कट होता है बीच में, या दो माउंटेन्स बिल्कुल ऐसे खड़े हैं और वैसे मतलब ऐसा गड्ढा बन रहा है नीचे ऐसे टाइप का, तो अब ये क्या हो जाएगा? रवेन्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। साउथ इंडिया इज स्टेबल। अभी नॉर्थ में तो बहुत रफ टोपोग्राफी थी, अगर आप साउथ में चले जाओ तो साउथ का एरिया लगभग आपको थोड़ा सा स्टेबल मिलेगा। लेकिन स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बिल्कुल सीधी जमीनें मिलेंगी। सीधी जमीनें तो है, लेकिन उसके साथ वहां पे कई सारे आपको प्लेट्यूज मिलेंगे। नाउ प्लेट्यूज क्या होते हैं? तो इसे कहते हैं हाईएस्ट पार्ट ऑफ फ्लैट लैंड। तो ये फ्लैट लैंड है, फ्लैट मतलब सीधी जमीन है, लेकिन उसका हाइयर पार्ट है। हायर पार्ट का मतलब है कि नॉर्मल जमीन ऐसे चल रही थी, अब इसे उठा हुआ एक पार्ट है और ये बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेट्यू। ना ऊपर उठा इसका मतलब ये नहीं कि माउंटेन है, क्योंकि बिल्कुल खड़ा ऊपर नहीं उठा हुआ है, ऊपर सीधी जमीन ही है, फ्लैट सरफेस ही है, लेकिन हायर पार्ट पर है, तो इससे आप क्या कहते हो? प्लेट्यूज। तो साउथ के पार्ट में अगर आप चले जाओ तो वहां पर आपको कई सारे प्लेट्यूज मिलते हैं। नाउ नॉर्थ में रफ टोपोग्राफी थी, दैट मीन्स वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स थे। साउथ में आपको कई सारे प्लेट्यूज मिलेंगे। तो बीच में क्या है? तो इन दोनों के जो बीच में है वहां पर आपको मिलेंगे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नाउ प्लेन्स का मतलब क्या होता है? समतल जमीन। इसका मतलब यहाँ पर एक नॉर्मल फ्लैट एरियाज आपको रहेंगे जहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे रहेंगे। अब अगर उस जमीन के आसपास कहीं पे रिवर है तो यहाँ पर इसको आप क्या कहोगे? फर्टाइल प्लेन, इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन आसपास कोई नदी नहीं है या बिल्कुल दूर दराज के एरिया में है जहाँ पे कोई मॉइस्चर भी नहीं है, तो आप उसे कहोगे इनफर्टाइल जमीन या इनफर्टाइल प्लेन।
तो प्लेन का मतलब होता है एक नॉर्मल जमीन जहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे होते हैं ना। वहां पर अगर नदी है तो वो फर्टाइल है, नदी से बहुत दूर है तो पॉसिबिलिटी है कि वो इनफर्टाइल होगी। बढ़ते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं रिलीफ की। तो रिलीफ का मतलब ही क्या होता है? वैरायटी ऑफ नेचुरल फॉर्म्स इज नोन एज रिलीफ। नाउ इसका मतलब कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पे रिवर्स है, कभी कहीं पर ओशियंस है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, इसे हम कहते हैं रिलीफ। और रिलीफ की स्टडी को क्या कहते हैं? टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलीफ, यू कैन से। ओके, तो नाउ ये जो रिलीफ है यहाँ पे हमें बहुत सारे तरह तरह के नेचुरल फॉर्म्स यहाँ पे मिलते हैं। नेचुरल फॉर्म मतलब वही माउंटेन एक फॉर्म है, प्लेट्यू एक फॉर्म है और ये नेचुरल है। हमने बिल्कुल हथौड़ी लेकर कुछ बनाना शुरू किया था क्या उसे? मैनमेड तो है नहीं, वो नेचुरल है और एक फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम कहते हैं रिलीफ। और हमारे यहाँ पे कई सारे तरह के हैं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर एक कंट्री में ऐसे डाइवर्स लैंडफॉर्म्स होते हैं तो वो हमारी कंट्री को वाइटैलिटी देता है। नाउ वाइटैलिटी का मतलब होता है लाइवलीनेस, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो एट्रैक्टिव फॉर्म देता है, एट्रैक्टिव लगता है या लिविंग लगता है। तो ऐसा लगता है कि वहां वो कंट्री जो है वो बहुत एट्रैक्टिव है या फिर लाइफफुल है या फिर लिविंग कंट्री है, वाइब्रेंट कंट्री है। ऐसी मरी हुई सी मुरझाई हुई सी कंट्री नहीं लगती है ना। तो ये नेचुरल मोनोटोनी की जगह पे हमारी कंट्री को वाइटैलिटी देता है। और नेचुरल मोनोटोनी क्या होता है? इकोनॉमिक्स में आपने टर्म पढ़ा होगा, मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या होता है? जब पूरी कंट्री में या पूरी लार्ज एरिया में एक ही दुकान हो, एक ही फर्म हो, तो अगर आपको सारा सामान खरीदना है तो उसी से खरीदना पड़ेगा, तो उसका राज चलता है वहां पे, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। वैसे अगर कंट्री में एक ही नेचुरल फॉर्म हो, हर जगह पे सिर्फ प्लेन्स ही प्लेन्स है, या हर जगह पे सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, या हर जगह पे सिर्फ प्लेट्यू ही प्लेट्यू है और कुछ है ही नहीं, तो इसे कहते हैं नेचुरल मोनोटोनी। तो नेचुरल मोनोटोनी को हटाकर एक वाइटैलिटी क्रिएट करते हैं ये सारे रिलीफ्स। इसके बाद इसके अलावा वो हमारे एरिया को अट्रैक्टिव भी बनाते हैं और एडजस्टेबल बनाते हैं फॉर द पीपल ऑफ अवर कंट्री। नाउ अट्रैक्टिव तो समझ में आ रहा है, बट व्हाट इज एडजस्टेबल? एडजस्टेबल का मतलब ये है कि मान लो अगर हमारी पूरी कंट्री में हर तरफ सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स रहते, तो क्या हम वहां पे एडजस्ट हो पाते? क्या हम यहाँ पे रह पाते? तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। हर जगह पे सिर्फ प्लेट्यूज ही प्लेट्यूज होते, तो अगेन हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता। तो क्या करते हैं हमारे लोगों के लिए एडजस्टेबल बनाते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे एडजस्ट होकर रह सकते हैं। कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, तो हम इजिली यहाँ पे एडजस्ट हो पाते। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्योंकि रिलीफ सबका अलग अलग होता है, हर जगह का अलग अलग रिलीफ है, जिसकी वजह से वहां पे रह रहे लोगों का लाइफ स्टाइल, फूड, ड्रेस, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड इवन वहां पे जो रिसोर्सेस मिलते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो पहाड़ पे जो लोग रह रहे हैं, पहाड़ी लोग, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। वो जो कपड़े पहनते हैं वो अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका खाना अलग है, उनकी कल्चर अलग है, और इवन वहां पे रिसोर्सेज भी अलग अलग मिलते हैं। वैसे अगर आप प्लेट्यूज में चले जाओ तो अगेन वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल, खाना, लैंग्वेज सब अलग होगी। प्लेस पे रह रहे लोगों की खाना, लाइफ स्टाइल वगैरह सब अलग होगी। इतनी सारी डाइवर्सिटी की वजह से और क्लाइमेट में इतनी सारी डाइवर्सिटी की वजह से आपका जो क्लाइमेट होता है वो भी चेंज होता है। अब क्लाइमेट का मतलब क्या है? अगर आप पहाड़ वाले रीजन में चले जाओ तो जनरली वहां पे आपको ज्यादा ठंडी मिलेगी। प्लेट्यूज में चले जाओ तो जनरली आपको थोड़ा सा वहां पे वार्म एटमोस्फेयर मिलेगा। तो क्लाइमेट भी इसकी वजह से चेंज होता है। और फ्लोरा और फौना भी यहाँ पे अलग अलग होते हैं। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। तो माउंटेनियस रीजन में जो पेड़ पौधे मिलेंगे और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत अलग है। यहाँ के जो पेड़ पौधे की स्पीशीज है, अगर आप वहां जाके उगाओगे वो नहीं उगेगा। वहां के पेड़ अगर आप यहाँ पे सर्वाइव करवाना चाहो वो नहीं कर पाएंगे। सेम फौना का मतलब होता है एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब। तो यहाँ के जो एनिमल्स है और वहां के जो एनिमल्स है वो अलग है। पोलर बियर या फिर अगर आप पेंगुइन देख लो तो आपको यहाँ के एरियाज में नहीं मिलेंगे। तो इनके रहने के जो इलाके होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, तो आपकी टोपोग्राफी अलग है, तो इससे लोगों का कल्चर, खाना पीना, कपड़े तो बदलते ही हैं। फ्लोरा फौना भी यहाँ पर अलग अलग होता है। इसके बाद इतनी सारी हेट्रोजिनिटी की वजह से, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। होमोजिनिटी मतलब हर जगह पे सब सेम सेम है। हेट्रोजिनिटी मतलब वेराइटी। इतनी सारी वेराइटी होने की वजह से होने के बाद भी ये सारे जो एरियाज है वो हैबिटेबल है टू द ह्यूमन। इसका मतलब जो ह्यूमंस है वो हर जगह पे हैबिटेबल है। तो भले यहाँ पे प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है, वैलीज भी है, माउंटेन्स भी है, हिल्स भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम ह्यूमंस रह नहीं पा रहे। माउंटेन्स है पर हम वहाँ पे रहते हैं, पहाड़ी लोग रहते हैं, प्लेट्यूज में हम रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, वैलीज में रहते हैं। तो इतनी सारी वेरायटी के होने के बाद भी ये जो सारी जगह है वो ह्यूमंस के लिए हैबिटेबल है। वो अलग बात है कि अगर आप यहाँ पे रहकर आप माउंटेन्स में जाओगे तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। वहां के लोग अगर यहाँ आके रहेंगे तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, पर एटलीस्ट आप वहां पे एडजस्ट हो सकते हो, वो हैबिटेबल है।
इसके बाद अगर हम बात करें कि पूरे इंडिया में जितनी जमीन है उसका 33.4% एरिया आपके सी लेवल से 200 मीटर की सिर्फ ऊंचाई पर है या उससे भी कम। नाउ सी लेवल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर समुद्र है तो जमीन इससे थोड़ी सी ऊपर होगी, ठीक है। तो ये आपकी जमीन है और यहाँ पर आपका लैंड एरिया है। तो ये जो इसकी हाइट डिफरेंस है ना, ऐसे आप हाइट डिफरेंस से आप कहते हो सी लेवल का कितना डिफरेंस है। तो कई बार ये जो एरिया होता है वो 300 मीटर का होता है, 400 मीटर का होता है, 500 मीटर का होता है। लेकिन ये जो फैक्ट ये कह रहा है कि हमारे पूरे इंडिया का लगभग 33% एरिया जो सी लेवल है वहां पर वो 200 मीटर से भी कम है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये गैप आपको दिख रहा है ये गैप 200 मीटर से भी कम है, ठीक है। तो हमारे पूरे एरिया का 33.4% इज लेस देन 200 मीटर अबव द सी लेवल। तो सी लेवल से सिर्फ 200 मीटर की ऊंचाई पर ही हमारे एरियाज हैं। तो हालांकि फर्टिलिटी से बढ़ती भी है पर कुछ नुकसान भी है, फ्लड सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम इंडिया का नदर्न बॉर्डर देखें तो लगभग आपका 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ऊपर का एरिया है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का मैप कुछ ऐसा बनेगा। सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग, उतनी अच्छी तो नहीं है पर आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा जो इंडिया का मैप है, इसका जो ये ऊपर का नदर्न बॉर्डर्स है, ये जो बॉर्डर्स है ये आपकी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया से भी बड़ा एरिया यहाँ पर है। और यहाँ पर बनता है एक ग्रेट आर्क। नाउ आर्क का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप यहाँ पे देखो माउंटेन्स तो कैसे होंगे, यहाँ पे माउंटेन्स ऐसे हैं, तो स्ट्रक्चर का आप देखो तो ये ऐसे जाकर ये ऐसा आ रहा है, इसे आप कहते हो आर्क। तो ये जो आर्क बनाता है, ठीक है। तो ये जो आर्क है इसके अगर आप देखोगे जो विड्थ है ये वेस्ट में ज्यादा होती है, ईस्ट में कम होती है। तो ये आर्क कुछ ऐसा रहता है। तो यहाँ पे आपके माउंटेन्स ज्यादा होंगे, यहाँ पे जो आपके माउंटेन्स है वो कम होंगे। तो यहाँ पे नॉर्थ बॉर्डर्स में ये आर्क बनाता है और आर्क में कैसा रहता है, जो वेस्टर्न साइड पर उसका जो विड्थ है वो ज्यादा होगी, ईस्टर्न साइड पर जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम होती है। अब आप इसकी लेंथ की अगर बात करें तो ये लगभग 2400 किलोमीटर की लेंथ होगी। नाउ लेंथ का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर जो ये आर्क ऐसा आ रहा है ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। और विड्थ जो है वो चेंज करती है, विड्थ कहीं पर 400 किलोमीटर है, कहीं पर 250 किलोमीटर है। तो मोस्टली यहाँ की विड्थ थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ पे लगभग 400 किलोमीटर है। और यहाँ पे आते आते जो विड्थ है वो कम हो जाती है, ओके। तो कहीं पे 400 से लेकर 250 के बीच में ये वेरी करती है। देन नेक्स्ट, हिमालयस पूरे वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन है। नाउ इसका मतलब क्या होता है? इट मींस होम ऑफ स्नो। नाउ हिमालय में हिम का मतलब होता है स्नो और आलय का मतलब होता है होम। तो हिम आलय मतलब बर्फ या फिर स्नो का घर, तो होम ऑफ स्नो। नाउ ऑन एन एवरेज अगर आप किसी लैंड एरिया में देखें तो जैसे ही आप 5000 मीटर ऊपर जाते हो तो वहां से स्नो कवर स्टार्ट हो जाता है। नाउ एलिवेटेड एरियाज का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई। तो जैसे ही आप किसी माउंटेन में ऊपर बढ़ते जाते हो तो जैसे ही आप 5000 मीटर ऊपर पहुंच जाते हो ऑन एन एवरेज, तो वहां पे आपको बर्फ दिखना स्टार्ट हो जाता है। ना इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली जैसे 5000 मीटर आप नाप लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप से वहां से स्नो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहीं पर कम एरियाज में हो जाता है, कई बार उससे भी ऊपर जाना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज 5000 मीटर एक एरिया है। जब आप 5000 मीटर ऊपर जाते हो तो वहाँ पे स्नो कवर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये जो स्नो लाइन है वो वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट में अलग अलग है। स्नो लाइन का मतलब क्या होता है कि कितने मीटर ऊपर जाने पे आपको बर्फ दिखेगी। तो वेस्टर्न पार्ट में आपको 5700 मीटर अगर आप ऊपर जाते हो तब आपको जाके बर्फ दिखती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर्क में हमने देखा था कि ये वेस्टर्न पार्ट था और यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट था। यहाँ पे ब्रॉड माउंटेन्स है और यहाँ पे थोड़ा सा नैरो, मतलब इसकी विड्थ ज्यादा है और यहाँ पे विड्थ कम है। तो यहाँ पर आपको 5700 मीटर ऊपर जाना पड़ता है तब जाके आपको स्नो लाइन दिखती है। जबकि ईस्टर्न पार्ट में आपको सिर्फ 4200 मीटर ऊपर जाना पड़ता है तभी आपको स्नो लाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ईस्टर्न हिमालय में आपको बहुत ऊपर नहीं जाना, आप 4200 मीटर जाओगे आपको बर्फ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वेस्टर्न में आपको 5700 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा तब जाके आपको बर्फ दिखेगी। एवरेज कर लो तो लगभग अप्रोक्सीमेटली हर जगह पे 5000 मीटर है। तो 5000 के मीटर के ऊपर अप्रोक्सीमेटली आपको बर्फ दिखती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो विड्थ है वो चेंज करती है, अभी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसकी विड्थ इंक्रीज करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट में इसकी विड्थ कम रहेगी पर जैसे ही आप उसके वेस्ट में आते जाओगे तो इसकी विड्थ बढ़ती जाती है। तो इट्स विड्थ वेरीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में विड्थ कम होती है, वेस्ट में विड्थ ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर
विड्थ इसकी थोड़ी ज्यादा रहेगी और यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन हाइट में ऐसा नहीं है। विड्थ का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे माउंटेन्स ज्यादा रहेंगे, यहाँ पे माउंटेन्स ऐसे कम रहेंगे, तो रेंजेस यहाँ पे कम है, तो इसकी विड्थ ज्यादा है, इसकी विड्थ कम है। पर अगर हाइट की बात करें, जो यहाँ पे माउंटेन है वो कितने ऊंचे हैं, तो वेस्टर्न में जो माउंटेन्स है वो ज्यादा ऊंचे नहीं है, पर ईस्ट के माउंटेन्स आपके कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं। तो यहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पे जो हाइट है वो कम है। तो विड्थ बढ़ती है जब आप वेस्ट में जाते हो, बट हाइट डिक्रीज होती है जब आप वेस्ट में जाते हो। ओके, दैट मीन्स ईस्टर्न माउंटेन्स की हाइट ज्यादा है, वेस्टर्न माउंटेन्स की हाइट कम है। इसके अलावा यहाँ पर इन माउंटेन्स के बीच में कई सारे प्लेट्यूज और वैलीज भी आपको देखने के लिए मिलती है। वैलीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि दो माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है उसे आप कहते हो वैली, तो ये वैली है। और कई बार यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं, दो माउंटेन्स हैं, तो इसके बीच में एक प्लेट्यू सा बन जाता है, मतलब एक हाइयर लैंड बन जाता है, फ्लैट लैंड, उसे आप कहते हो प्लेट्यूज। तो इनके बीच में कई बार आपको वैलीज और प्लेट्यूज देखने के लिए भी मिलते हैं। ना इस माउंटेन्स का जो स्लोप है वो इंडिया की तरफ से देखोगे तो स्टीप है, और तिब्बत की तरफ से देखोगे तो थोड़ा सा फ्लैटन है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पे तिब्बत है, तो ये जो माउंटेन्स है वो लगभग थोड़े से ऐसे हैं। तो अगर इंडिया की तरफ से देखोगे तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, मतलब बहुत ज्यादा स्टीप है। लेकिन तिब्बत की तरफ से देखोगे तो थोड़ा सा फ्लैटन है, मतलब ऐसा उतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है, तो थोड़ा सा फ्लैटन है। तो यहाँ से बिल्कुल स्टीप है, तिब्बत की तरफ से फ्लैटन है। देन ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज, मतलब वही आपकी जो ईस्ट की तरफ अगर आप जाओगे, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल की प्लेन से अगर आप देखोगे, तो वहां से आपको जो हिमालयाज की चोटियां हैं जो उस साइड पर है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, तो आपको बहुत इजीली विजिबल होती है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ के जो प्लेन्स है वहां से जो माउंटेन्स जाते हैं वो बहुत स्टीप ऊपर जाते हैं। तो अगर आप यहाँ उत्तर प्रदेश में हो या फिर आप वेस्ट बंगाल में हो, तो उससे अगर आप देखोगे तो बहुत इजीली आपको ये जो पीक्स है वो नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वेस्टर्न पार्ट में आ जाओ, वेस्टर्न हिमालयास में आ जाओ, तो वहां की पीक्स उतनी इजीली विजिबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं वो ग्रेजुअली रेस करते हैं। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ये जो माउंटेन होगा वो कुछ ऐसा ऊपर जाएगा, ऐसा। तो ये माउंटेन तो है, लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो तो इस माउंटेन की चोटी आपसे बहुत दूर जा चुकी है, तो इसलिए यहाँ से इजिली विजिबल नहीं होता है। तो वेस्टर्न साइड पे जो पीक्स हैं, जैसे कि नंगा पर्वत या बद्रीनाथ, नंदा देवी, तो यहाँ की जो पीक्स है वो आपको बहुत इजिली विजिबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन्स है वो बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे रेस करते हैं, मतलब वो थोड़ा सा फ्लैटन रेस होता है। तो उनकी जो पीक्स होती है वो इन प्लेन से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे आ जाती है, तो वो इजिली विजिबल यहाँ से नहीं होता है। जबकि ईस्टर्न पार्ट में क्या था, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो वो माउंटेन बिल्कुल ऐसा आ जाता है, तो ये जो इसकी पीक है वो आपके काफी क्लोज है, तो आपकी इजिली विजिबल होगी। लेकिन वेस्टर्न पार्ट में ये ऐसा नहीं है, वो बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए वो जो पीक है वो बहुत दूर होती है, इसलिए वो विजिबल नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ हिमालयास। अब हिमालयास के बारे में काफी सारी चीजें जान चुके हैं, अभी पता लगाते हैं कि हिमालयास ओरिजिन कैसे हुए थे, कैसे उसका बर्थ हुआ था। ओके, तो इसके बारे में काफी सारी थ्योरीज है, सबके अलग अलग कहना है कि ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। लेकिन इसकी जो थ्योरी है अबाउट द सिंक्लाइन, वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो थ्योरी क्या है कि जो सिंक्लाइंस होते हैं उनसे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, और फोल्ड माउंटेन्स की जो प्रोसेस होती है वैसे ही हमारे हिमालयास भी फॉर्म हुए हैं। ना पहले तो बात करते हैं जियो सिंक्लाइन क्या होता है और फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। ना जियो सिंक्लाइन का मतलब होता है, जियो मतलब होती है जमीन। ना यहाँ पर आपकी दो प्लेट्स हैं और वो दोनों आपस में पास आती जाएंगी, पास आती जाएंगी। फिर क्या होगा, ये आपस में टक्कर खाएंगी ना। जैसे टक्कर खाएंगे एक दूसरे को वो फोर्सफुली प्रेशराइज कर रही है या फिर धकेलने की कोशिश कर रही है, तो इस दौरान कोई एक प्लेट नीचे आ जाती है और दूसरी प्लेट ऊपर आ जाती है। तो आप देख रहे हैं जैसे ये प्लेट नीचे आई और ये प्लेट ऊपर गई, तो ये जमीन ऊपर उठ गई, और उसी को क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। तो ये मानना है कि जियो सिंक्लाइन प्रोसेस से ही हमारे हिमालयन माउंटेन्स भी फॉर्म हुए थे। तो जियो सिंक्लाइन का मतलब होता है कि जब दो प्लेट्स बिल्कुल सामने आ रही थी, तो एक ओशियानिक प्लेट थी और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। तो जब ये टक्कर खाएंगे तो आपको पता है कि ओशियानिक प्लेट थोड़ी सी हैवी होती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में लाइटर होती है। तो जो हैवियर है वो नीचे चला जाएगा और जो लाइटर है वो उठ जाएगा। जैसे ही उठा क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन, इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। और ऐसे ही आपके हिमालयास बने हैं। ठीक है, तो ये सेम जो थ्योरी है वो हिमालयास में भी अप्लाई होती है। तो स्कॉलर्स जैसे कि होंग, हॉल, डाना, स्टीयर्स, इन सब स्कॉलर्स का ये मानना है कि वहां पे एक लॉन्ग, नैरो, शैलो और वीक बॉटम ओशियनिक पार्ट्स थे, जहां जहां पर इस जियो सिंक्लाइन हुआ था।
तो लॉन्ग का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी जमीन थी। आप वैसे भी देख रहे हो 2400 किलोमीटर का वो आर्क है, दैट मीन्स वो बहुत बड़ी जमीन रही होगी। नैरो का मतलब है, नैरो का उल्टा क्या होता है, वाइडर या ब्रॉड। तो चौड़ी जमीन नहीं है, बिल्कुल से पतली, एक पतला एरिया रहा होगा। और शैलो का मतलब होता है, शैलो का उल्टा क्या होता है, डीप। डीप मतलब बहुत गहरा, तो वो डीप नहीं था। शैलो मतलब जो ओशियन था वो थोड़ा सा, जो टेथिस सी था बेसिकली वहां पे, जो आप आगे पढ़ोगे, वो उतना गहरा नहीं था, शैलो था, मतलब बहुत गहरा पानी उसमें नहीं था। और वीक बॉटम था। वीक बॉटम मतलब उसका जो क्रस्ट था नीचे, वो काफी वीक था। उसका जब आपस में कोलाइड हुआ, तो जब एक नीचे गया और एक ऊपर आया, उससे बने माउंटेन्स। तो वो बस हमें बता रहा है कि वहां पे कैसा एरिया था। वो लंबा एरिया था, नैरो स्ट्रिप था, बहुत बड़ा ओशन नहीं था या बहुत बड़ी सी नहीं थी, नैरो एरिया था, बहुत गहरा भी नहीं था, शैलो था। और उसका क्रस्ट बहुत वीक था, वीक बॉटम था। जब वो आपस में टकराए तो उससे क्या बना, फोल्ड माउंटेन्स, मतलब जिसको आप कहते हो हिमालयस। तो हिमालयस इज अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। और भी कई सारे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जिसमें हिमालयस एक सिर्फ टाइप। अब आज से कई साल पहले की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारे कंट्री के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स, अब इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड के, वो बहुत बड़े लार्ज लैंडमास के टाइप में थे। इसका मतलब अगर आप इंडिया, अभी आप पूरे वर्ल्ड को देखो तो हमारा जो ग्लोब है, यहाँ पर हमारा एशिया है, देन यहाँ पे यूरोप है, देन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे हमारा साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे कॉन्टिनेंट से अलग अलग। लेकिन पहले के टाइम पे जो 7 कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, वो एक ही लैंड मास हुआ करता था, मतलब सारे जुड़े हुए हुआ करते थे। और उसको आप कहते थे पेंजिया। यहाँ पे डबल पी लग गया है, ये पेंजिया था। ओके, तो ये जो एक बड़ा लैंड मास था, उसे आप कहते हो पेंजिया। फिर क्या हुआ, ये दो सारे अलग अलग हो गए। अब अलग अलग क्यों, इसके पीछे भी कई सारी थ्योरीज हैं, पर ये सारे अलग अलग हो गए। और इसमें मेनली 2 पार्ट अलग हुए। एक जो साउथ का था उसको आप कहते हैं गोंडवाना लैंड, और एक जो नॉर्थ का था उसे आप कहते हो लॉरेशिया। तो ये जो हमारा जो पेंजिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, गोंडवाना लैंड, और ऊपर का जो था वो लॉरेशिया। तो 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। तो ये पेंजिया वो मर्ज्ड पार्ट, जो बड़ा वाला लैंड एरिया था, डिवाइड हुए तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। नाउ इसमें जो लॉरेशिया था ऊपर वाला एरिया, इसमें आपका यूरोप भी शामिल है, एशिया भी शामिल है, नॉर्थ अमेरिका भी शामिल है। लेकिन इस पूरे का वो पार्ट जो कि जहाँ पे हमारा एशिया है, उसे आप कहते हो अंगारा लैंड। तो आपके जो ये यूरेशिया लॉरेशिया वाला पार्ट है, उसका एक पार्ट है। तो लॉरेशिया का एक पार्ट है जिसे आप कहते हो अंगारा लैंड, जहाँ पे हमारा प्रेजेंट टाइम एशिया आता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं टेथिस सी की। ना टेथिस सी क्या था, तो जब ये जो 2 पार्ट्स थे, दैट इज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, ये दोनों जब अलग हुए तो बीच में के क्या होती, एक सी, समुद्र था। अच्छा, पहले वापस आ जाओ, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि गोंडवाना लैंड में ये जो पार्ट है, इसमें से जो ये वाला पार्ट है, ये बेसिकली हमारा इंडिया का पार्ट है। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये फ्लो से या जिस भी रीजन से ये थोड़ा सा ऊपर आना, मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, एक सेकेंड, ये जो था यहाँ का पार्ट, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही होगी, ये ये एरिया, यहाँ पे आकर ये मर्ज कर दिया या कोलाइड कर गया, और यहीं पर क्या बने हैं, हिमालयास बने हैं। तो ये जो हमारा एरिया था वो धीरे धीरे मूव करके ऊपर आया, और यहाँ से उसने टक्कर खाई, और फिर यहाँ पे क्या बने, हिमालयास बने। तो बेसिकली जब ये यहाँ पर ऊपर आया होगा, तो इसके बीच में यहाँ पर एक सी रहा होगा, पानी रहा होगा, उसे कहते हैं टेथिस सी। तो जो 2 एरियाज जब आपस में मर्ज करने वाले थे, तो बीच में जो खाली जगह थी जहाँ पे पानी था, वहां पर सी का नाम क्या था, टेथिस सी। तो जब ये मर्ज कर गए, जब ये कोलाइड कर गए, तो वो सी रिप्लेस हो गया विद द हिमालयास। तो पहले जहाँ पे सी था वहां पे क्या है, हिमालयास है। ठीक है, अगर आप ये समझ पा रहे हो, एक सेकेंड। यहाँ पर एक ओशन, जो हमारा लैंड था, इंडिया वाला लैंड था, गोंडवाना से लगभग ऊपर आ रहा था। यहाँ पे लॉरेशिया था ही। जब ये आपस में पास आए होंगे, तो बीच में जब गैप था, तो वहां पे क्या था, हमारा टेथिस सी था। पर जैसे इनकी टक्कर हुई, तो वो सी खत्म हो गया। नाउ सी के जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर आ गए, और ऊपर आके क्या बन गया, माउंटेन बन गया। तो वहां पे पहले जहाँ पे टेथिस सी था, अब वहां पे क्या आ चुके हैं, हिमालयास आ चुके हैं बिटवीन द अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। बता दो अंगारा लैंड क्या था, जो 2 पार्ट अलग हुए थे, एक लॉरेशिया था, एक गोंडवाना लैंड था। तो लॉरेशिया का वो पार्ट जहाँ पे प्रेजेंटली एशिया है, उसे क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है लॉरेशिया का। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेडिमेंट्स थे, उस सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे कंकड़ थे या डिपॉजिट्स थे, जो कि टेथिस सी में थे। ना टेथिस सी में से पानी थोड़ी होता है, कुछ मिट्टी होती है, कुछ कंकड़ होते हैं, कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो आसपास की
लैंड एरिया से पानी के थ्रू बहकर आए हुए होते हैं, वो वहां पे जमा हो जाते हैं ना। उसके जो ये सेडिमेंट्स थे, जब ये टक्कर हुई तो वो सेडिमेंट्स ऊपर को उठ गए, कुछ सेडिमेंट्स नीचे चले गए ओशियनिक क्रस्ट के साथ, कुछ ऐसे ऊपर को उठ गए। उससे क्या बना हमारा, ये हिमालयास बने थे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि हालांकि इसमें जो सेडिमेंटेशन था, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो टेथिस से हमने पहली बात की थी, क्या बोला था उन्होंने कि जमीन लॉन्ग तो थी बट शैलो थी। शैलो मतलब बहुत गहरी नहीं थी। अगर बहुत गहरी नहीं थी इसका मतलब यहाँ पे सेडिमेंट ज्यादा नहीं रहे होंगे। तो सेडिमेंटेशन हालांकि शैलो था, शैलो मतलब बहुत गहरे वहां पे सेडिमेंट्स नहीं थे या बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं थे, सेडिमेंटेशन वहां पे बहुत शैलो था। लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था, जो आपके दोनों लैंड जब पास में आ रहे थे तो उस पर इतना ज्यादा प्रेशर लगा था कि वो जो डिपॉजिट सेडिमेंट थे वो उसके बॉटम में जाते गए और सबमर्ज होते गए। तो यहाँ पे ये ओशियानिक क्रस्ट है, ये आपका लैंड क्रस्ट है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जब ये आपस में मर्ज करते हैं तो सेडिमेंट्स भले उतने ज्यादा नहीं थे बट प्रेशर तो बहुत ज्यादा था। तो उस प्रेशर की वजह से जो है वो सबमर्ज होते जा रहे थे। जब ये जितना ज्यादा सबमर्ज होंगे उतना वो जमीन ज्यादा उठेगी। तो इतना समझ होगा जमीन से नहीं उठी, और समझ करोगे तो जमीन और उठेगी, फिर समझ करोगे, फिर समझ करोगे, जितना ज्यादा प्रेशर लग रहा था वो और समझ होता जा रहा था। और जो कॉन्टिनेंटल लैंड है वो उतना ऊपर उठता जा रहा था, जिसकी वजह से आपका जो आज हिमालय है वो फॉर्म हुए थे। फिर ये जो सेडिमेंट है वो टेथिस में एक्यूमुलेट, जो भी इतने हजारों सालों से वो एक्यूमुलेट होते गए थे, वो काफी ज्यादा डेप्थ में जा चुके थे। और उसके प्रेशर की वजह से वहां पे कुछ फोल्ड्स और बेंड्स होते गए ना। फोल्ड और बेंड ऐसा नहीं कि आपने सुना नहीं होगा, पर ये जब वर्ड्स हम ज्योग्राफी में देखते हैं तो पता नहीं क्यों हमें समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे फोल्ड और बेंड। तो ये वही फोल्ड और बेंड है जो नॉर्मली होता है। तो अगर आप एक कागज का टुकड़ा लोगे और ये फोल्ड हो जाए, दैट मीन्स अगर आपके पास एक कागज है और ये फोल्ड हो गया तो इसे ही हम फोल्ड कहते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी में भी होता है। तो जब यहाँ से प्रेशर लगता जाता है तो ये ऐसा हो गया। इसमें ऐसे नहीं कि बिल्कुल से सीधा ही ऊपर जाएगा, इसमें कई सारे फोल्ड्स आएंगे, कई सारे बेल्ट्स आएंगे, तो यही आप ही क्या बनाते हैं, हिमालयास बनाते हैं। तो ये ऊपर जा रहा था, फिर इसमें कुछ फोल्ड आए, फिर बेंड हुआ, फिर फोल्ड हुआ, फिर यही जाके आपके ऐसे ऐसे हिमालयास बने। ओके, तो इसमें कई सारे फोल्ड्स एंड बेंड्स डेवलप हुए, जिसकी वजह से हमारे हिमालयास का ओरिजिन हुआ ना। इसमें एग्जैक्टली किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा था और उस प्रेशर का कारण क्या था, ये इसके बीच में, मतलब इसके बेसिस पर काफी सारे और मतलब जो स्कॉलर्स हैं उनका अलग अलग मानना है। तो किसी का ये मानना था कि हमारा जो ये अंगारा लैंड है ये स्टेबल था और गोंडवाना लैंड इसको धक्का मार रहा था। किसी का ये मानना है कि जो गोंडवाना लैंड है वो स्टेबल था और जो प्रेशर है वो इस साइड से आ रहा था। अब एग्जैक्टली प्रेशर किस साइड से आ रहा था और वो प्रेशर क्यों आ रहा था, इसका सबने स्कॉलर्स ने अलग अलग रीजन दिया हुआ है। So next, Kober has called geosynclines the cradle of mountains. Now, cradle का मतलब क्या होता है, जो बच्चों का पालना होता है ना, जिसमें छोटे बच्चे झूलते हैं, उसे हम कहते हैं क्रेडल। इन शॉर्ट कोबर भी एक्सेप्ट कर रहा है कि जो माउंटेन्स हैं उनके फॉर्म होने का रीजन या उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, जियोसिंक्लाइन से। ना अगेन जियोसिंक्लाइन क्या होते हैं, जब दो लैंड एरिया एक तरफ मूव करते हैं तो बीच में एक डिप्रेशन बन जाता है जिसमें सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं ना। यहाँ पर पानी भी भर जाता है, जैसे टेथिस सी बना था, और यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स भी होते हैं, तो इसे हम कहते हैं जियोसिंक्लाइन। जब यही दो लैंड एरियाज आपस में एक तरफ मूव करेंगे तो ये जो सेडिमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगे, कुछ नीचे सबमर्ज होंगे और एक कॉन्टिनेंट ऊपर को उठेगा, फिर क्या बन जाएंगे, फोल्ड माउंटेन्स। तो जियोसिंक्लाइन से ही ये पूरे माउंटेन्स बने हैं, ऐसा कोबर कहते हैं। नाउ इनका ये भी मानना है कि जो ये प्रेशर आया था, जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया कि दो लैंड एरियाज एक तरफ मूव तो कर रहे थे, बट एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑफ प्रेशर क्या था, ये इसको प्रेशर कर रहा था या ये इसको धक्का दे रहा था, ये अभी भी श्योर नहीं था। तो कोबर का ये मानना है कि ये जो फोल्डेड माउंटेन्स बने हैं ये इसकी वजह से बने क्योंकि प्रेशर दोनों साइड से आ रहा था। तो दोनों साइड मतलब एक तरफ हमारा गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, एक तरफ वहां से लॉरेशिया का अंगारा लैंड था, ये दोनों एक दूसरे को प्रेशर कर रहे थे या दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा था, जिसकी वजह से ये फोल्डेड माउंटेन्स बने। नाउ यहाँ पर वो हिस्सा जो प्रेशर देता है उसे हम कहते हैं फोरलैंड या फिर सरफेस रीजन। तो फोरलैंड वो हिस्सा होता है जो दूसरे हिस्से को प्रेशर दे रहा होता है, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसे हम कहते हैं फोरलैंड। तो फॉर एग्जाम्पल ये लैंड एरिया है जो इसे प्रेशर कर रहा है, जबकि ये रेजिस्ट कर रहा है, ये प्रेशर नहीं डाला, ये तो खड़ा है सिर्फ, या ये नॉर्मली एक स्टेबल मास है और ये प्रेशर डाल रहा है। तो जो प्रेशर डाल रहा है उसे हम कहते हैं फोरलैंड, और जो सहता है या जो रेजिस्ट करता है उसे हम कहते हैं फ्रंट लैंड। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि जब पेंजिया ब्रेक हुआ था तो नीचे वाला हिस्सा क्या था, गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला हिस्सा क्या था, लॉरेशिया।
इसी गोंडवाना लैंड का एक छोटा सा पार्ट यहाँ से अलग हुआ था। एक सेकंड। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहाँ का पार्ट अलग हुआ था और ये धीरे धीरे मूव करके कहाँ जा रहा था, लॉरेशिया की तरफ। लॉरेशिया का एक जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, अंगारा लैंड, जो कि एशिया वाला पार्ट है। इससे फिर वो कोलाइड करने वाला था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अंगारा लैंड जो कि लॉरेशिया का पार्ट था, और ये क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि गोंडवाना से अलग होकर बना था। नाउ कोबर का क्या मानना है कि दोनों ही प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, फोरलैंड, क्योंकि दोनों ही प्रेशर लगा रहे हैं। तो दोनों हमारे फोरलैंड हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि इससे फोल्ड्स बनेंगे ऑन द कोस्टल एरियाज। ना कोस्टल एरिया कहाँ से आया, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, पानी भरा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, टेथिस सी। तो जब ये दोनों एरियाज मूव करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो कोस्टल एरिया है या फिर वो जो पानी वाला एरिया है उसमें फोल्ड्स डेवलप करेंगे, क्योंकि वो प्रेशर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फोल्ड्स डेवलप करेंगे। तो क्योंकि जब दोनों तरफ फोल्ड डेवलप करते हैं तो बीच का एक एरिया प्लेन रह जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड है, अंगारा लैंड, ये है गोंडवाना का हिस्सा जो टूटकर आगे बढ़ चुका है। जब ये दोनों एक दूसरे में प्रेशर क्रिएट करेंगे तो यहाँ अब बीच में क्या है, यहाँ पे पानी है। जब ये यहाँ से प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे फोल्ड पड़ेगा, ये यहाँ से प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर भी फोल्ड पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि कुछ फोल्ड्स यहाँ पर है, कुछ फोल्ड्स यहाँ पर है, कुछ फोल्ड्स यहाँ पर है। बीच में एक प्लेन एरिया होगा या फिर फ्लैट एरिया होगा जिसे हम कहते हैं कोबर मीडियन मास। तो यहाँ आप देखिए कि एक हमारा अंगारा लैंड है जो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर या फोर्स लगा रहा है, यहाँ से इस तरफ, और ये यहाँ से इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ माउंटेन्स डेवलप किए हैं और कुछ माउंटेन्स यहाँ पर भी है, पर बीच में जो एरिया है वो थोड़ा सा फ्लैट है। इसे क्या कहते हैं, मीडियन मास। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कोबर ने दिया था इसलिए इसे कहते हैं कोबर्स मीडियन मास। ओके, बढ़ते हैं आगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दो लैंड है, कंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दोनों ही क्या है, फोरलैंड रीजन है। फोरलैंड रीजन क्या होता है, अगेन वो लैंड जो कि प्रेशर लगाता है। तो क्योंकि दोनों ही प्रेशर लगा रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, फोरलैंड। और इसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ फोर्स बनेंगे, यहाँ पर भी कुछ फोर्स बनेंगे, और बीच में जो एरिया फ्लैट रह जाएगा उसे क्या कहेंगे, मीडियन मास। तो मीडियन मास अभी इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तिब्बत का प्लेट्यू। तो इस दोनों तरफ के जो फोर्स लगे उससे जो फोल्ड बने वो क्या है, हिमालयाज, वो माउंटेन्स है। लेकिन बीच में जो एक फ्लैट एरिया बन गया मीडियन मास, वो क्या है अभी के टाइम पे, तिब्बत का प्लेट्यू। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो डेली और होम्स, ये भी जियोलॉजिस्ट है, इनका भी यही मानना है। ये भी क्या बोलते हैं कि जो प्रेशर है वो दोनों साइड से लगा था। दोनों साइड मतलब अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दोनों साइड से प्रेशर लगा था। लेकिन उनके लिए रीजंस कुछ और थे। रीजन सिर्फ सिंपली ये नहीं था कि जियो सिंक्लाइन था, इसके अलावा भी कुछ और भी रीजंस थे ना। दिल्ली का कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने भी सिमिलर सी बात की थी कि ये जो फोल्डेड माउंटेन्स थे, दैट इज हिमालय जिनके एक पार्ट है, वो भी कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग से ही बने थे। ना कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग का मतलब क्या है, और कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। बोथ साइड्स कौन सी है, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। ना इनके बीच में क्या है, एक डिप्रेशन है जहाँ पे पानी भर चुका है जिसे हम कहते हैं टेथिस सी, और यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स भी है। नाउ कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग का मतलब है कि दोनों जो आप प्लेट्स हैं या दोनों जो लैंड मासेस हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और उसके बाद वो कोलाइड कर जाएंगे। इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग। इस स्लाइडिंग की वजह से फिर क्या बनेगा, फोल्डेड माउंटेन्स, दैट इज हिमालयास। होम्स भी कुछ ऐसी बातें करते हैं कि यहाँ पर जो जियो सिंक्लाइन बना था वो दोनों रीजन की वजह से उनमें फोर्स लगा, और पर प्रॉब्लम ये हुई कि डायरेक्टली वो माउंटेन नहीं बन गया। तो जब ये जियो सिंक्लाइन बना था इसकी वजह से क्या हुआ, जब दोनों फोरलैंड आपस में क्लोज आते जा रहे थे तो ये जो डिप्रेशन था वो और ज्यादा डीप होता जा रहा था। तो ऑलरेडी यहाँ पे दो लैंड मासेस हैं जिसके बीच में डिप्रेशन है, और जब ये दोनों मासेस आपस में पास आते जा रहे थे तो ये डिप्रेशन और भी गहरा होता जा रहा था। इसके अलावा कन्वेक्शनल करंट चल रहे थे। कन्वेक्शनल करंट का मतलब क्या होता है कि हमारे लैंड के अंदर मैग्मा होता है और वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, तो इसके मूवमेंट को हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। तो ये कन्वेक्शनल करंट्स में अंदर चल रहे थे, और इसके अलावा कुछ कॉन्टिनेंटल प्रेशर था जो दोनों साइड से आ रहा था। तो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल साइड है, ये भी कॉन्टिनेंटल साइड है, दोनों प्लेट्स आपस में मूव कर रही थी, तो एक प्रेशर भी यहाँ पे डेवलप कर रहा था जिसकी वजह से सेडिमेंट्स है वो ऊपर की तरफ उठ रहे थे। उन्होंने मल्टीपल रीजंस बताए थे होम्स ने कि क्या हुआ था, कि जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन तो था ही, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में मूव कर रही थी तो ये डिप्रेशन गहरा भी होता जा रहा था, कन्वेक्शनल करंट्स भी चल रहे थे, और इसके अलावा जो दोनों प्लेट्स आपस में मूव कर रही थी तो कुछ प्रेशर भी बन रहा था जिसकी वजह से ये फोल्डेड माउंटेन्स बने थे। तो लगभग सिमिलर सही कॉन्सेप्ट है।
तो अभी तक हमने देखा कि जो कोबर है, इसके अलावा आपकी होम्स, दिल्ली, ये तीनों इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो प्रेशर था वो दोनों साइड से था। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दोनों साइड से प्रेशर था। जियोसिंक्लाइन बना, जियोसिंक्लाइन की वजह से उसके बाद जब स्लाइड कर गया था कॉन्टिनेंट, तो फिर क्या बने थे, फोल्डेड माउंटेन्स बने थे। तो तीनों लगभग सिमिलर से बात कर रहे हैं। जबकि कुछ स्कॉलर्स का कुछ अलग व्यूज था। उनका ये मानना था कि जो ये कॉन्टिनेंटल प्रेशर आ रहा था वो सेम मतलब एक ही डायरेक्शन से आ रहा था। तो अभी तक जो कोबर या फिर होम्स कह रहे थे कि दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा था, ऐसा नहीं है। उनका ये मानना है कि प्रेशर एक ही डायरेक्शन से आ रहा था। तो एक बॉडी थी जो पुश कर रही थी और दूसरी बॉडी थी जो रेजिस्ट कर रही थी, जो पुश नहीं कर रही थी। तो एक स्टेबल थी अपनी जगह पर, जबकि दूसरी उसे पुश कर रही थी। तो यहाँ पर जो बॉडी आपको पुश कर रही होती है, जो फोर्स लगा रही होती है, जो प्रेशर क्रिएट करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोरलैंड। ओके, फोरलैंड का दूसरा नाम क्या होता है, एक सेकेंड, जो बॉडी फोर्स करती है उसे कहते हैं फोरलैंड। और फोरलैंड का दूसरा नाम क्या होता है, सरफेस रीजन। और जो बॉडी रेजिस्ट करती है, जो प्रेशर नहीं करती है, उल्टा उसे रेजिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं फ्रंट रीजन। तो एक सरफेस रीजन है और एक फ्रंट रीजन है। सरफेस रीजन को हम क्या कहते हैं, फोर लैंड। तो फोर लैंड या सरफेस रीजन सेम, जो रेजिस्ट करती है उसे क्या कहते हैं, फ्रंट लैंड। इसमें उन्होंने कहा कि दोनों बॉडी फोर लैंड नहीं थी, एक प्रेशर लगा रही थी और एक उसे रेजिस्ट कर रही थी। तो ये फोर लैंड या सरफेस रीजन हो जाएगा, और जो रेजिस्ट कर रही है वो फ्रंट रीजन हो जाएगा। ओके, तो अगर एक सरफेस रीजन है और दूसरा फ्रंट रीजन है, तो इसमें से कौन सा फोर्स लगा रही है, कौन सा रेजिस्ट कर रही है, इसमें भी अलग अलग ओपिनियंस थे। तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि जो फोर्स आ रहा था वो अंगारा लैंड से आ रहा था और गोंडवाना लैंड उसे रेजिस्ट कर रहा था। जबकि कुछ अदर स्कॉलर्स का ये मानना था कि जो प्रेशर है वो गोंडवाना लैंड से आ रहा था, जबकि अंगारा लैंड उसे रेजिस्ट कर रहा था। तो कुछ का ये कहना था कि फोर लैंड गोंडवाना है, कुछ का ये कहना था कि फोर लैंड अंगारा लैंड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्कॉलर्स थे जो क्या बोल रहे थे। नाउ स्विस का भी यही मानना था कि एक तरफ का फोर्स ही या प्रेशर ही सफिशिएंट है फोल्डेड माउंटेन्स बनाने के लिए। तो स्विस का भी यही मानना था कि फोर्स दोनों तरफ से नहीं आ रहा था, एक ही तरफ से आ रहा था, और एक तरफ का फोर्स ही सफिशिएंट है फोल्डेड माउंटेन्स बनाने के लिए। नाउ यहाँ पर जो प्रेशर डाल रहा होगा वो सरफेस रीजन है, जिसपे प्रेशर पड़ रहा है वो फ्रंट लैंड है, फोर लैंड नहीं है, फ्रंट लैंड है या फ्रंट रीजन है। ओके, तो जो फोर्स लगा रहा है वो सरफेस रीजन, जिसपे फोर्स लग रहा है वो फ्रंट रीजन। इसके बाद इसमें अभी हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में, स्वेस के बारे में। इसके अलावा दो और हैं, आर्गन और वेगनार। तो आर्गन एंड वेगनार, इनका भी यही मानना था कि एक ही साइड का जो फोर्स है या प्रेशर है वो सफिशिएंट है। एंड स्पेशली इनका ये मानना था कि जो गोंडवाना लैंड है वो मूव कर रहा था टुवर्ड्स द टेथिस सी, एंड अंगारा लैंड तो यहाँ पे स्टेबल था। दैट मीन्स जो ऊपर का अंगारा लैंड है वो वहीं पर स्टेबल था, और जो नीचे गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो उनका ये मानना था कि प्रेशर यहाँ से आ रहा था और यहाँ से क्या आ रहा था, रेजिस्टेंस। दैट मीन्स जो अंगारा लैंड है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, फ्रंट रीजन, और जो मूव कर रही है, मतलब जो गोंडवाना लैंड का पार्ट मूव कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, सरफेस रीजन। इसके अलावा कुछ और भी स्कॉलर्स थे जैसे कि पॉवेल एंड कोनहन। इनका भी यही मानना था कि फोर्स तो एक ही तरफ से आ रहा था, लेकिन वो फोर्स कहाँ से आ रहा था, वो गोंडवाना से नहीं आ रहा था। गोंडवाना इस बार क्या था, स्टेबल था, और फोर्स कहाँ से आ रहा था, अंगारा लैंड से। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि गोंडवाना का पार्ट था, और तिब्बतन लैंड मास जो कि अंगारा लैंड का पार्ट था। तो तिब्बत मतलब अंगारा लैंड, एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब गोंडवाना। तो इनका ये मानना था कि रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये रेजिस्ट कर रहा था। जबकि प्रेशर किसका आ रहा था, तिब्बतन लैंड मास का, मतलब अंगारा लैंड जो था वो मूव कर रहा था टुवर्ड्स टेथिस सी। तो प्रेशर यहाँ से आ रहा था, जबकि ये रेजिस्ट कर रहा था। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फोर लैंड या फिर सरफेस, फोर लैंड या फिर सरफेस रीजन। जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है जो रेजिस्ट कर रहा था, उसे आप क्या कहोगे, फ्रंट लैंड या फिर फ्रंट रीजन। ओके, चलो इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट वादिया की। उनका भी यही मानना था कि जो हिमालयाज है वो एक साइड के ही प्रेशर से बना है, लेकिन अब यहाँ पर उनका रेजिस्ट कौन कर रहा था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंडियन पेनिनसुला कर रहा था, मतलब अगेन गोंडवाना रेजिस्ट कर रहा था। और जो फोर्स आ रही थी वो तिब्बत मतलब नॉर्थ से फोर्स आ रही थी। तो अंगारा लैंड फोर्स कर रहा था, जबकि गोंडवाना रेजिस्ट कर रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस रीजन, ये फ्रंट रीजन। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पर हम एक बार, क्योंकि लास्ट में काफी सारे स्कॉलर्स आ गए थे, तो एक बार हम इसे क्लासिफाई कर देते हैं। स्टार्टिंग से हमने पढ़ा, पहले थे कोबर,
फिर डेली एंड होम्स। इनका ये मानना था कि जो फोर्स था वो दोनों तरफ से था, जबकि स्विस का ये मानना था कि जो फोर्स था वो एक ही तरफ से था। तो एक तरफ से तो एग्जैक्टली कौन सी तरफ से, क्या वो अंगारा लैंड की तरफ से फोर्स था कि फिर गोंडवाना तरफ की लैंड की तरफ से फोर्स था। तो यहाँ पर हमारे कुछ और भी स्कॉलर्स आए थे, जैसे कि आर्गन एंड वेगनार। उनका ये मानना था कि जो फोर्स लगा रहा था वो फोर्स कहां से आ रहा था, गोंडवाना की तरफ से फोर्स आ रहा था, जबकि अंगारा लैंड तो उसे रेजिस्ट कर रहा था। तो क्योंकि गोंडवाना से तरफ से फोर्स आ रहा था तो इसे हम क्या कहेंगे, सरफेस रीजन। और अंगारा लैंड इसे क्या कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था, तो इसे क्या कहेंगे, फ्रंट रीजन। इसके अलावा कुछ और भी हमारे स्कॉलर्स थे, जैसे कि पॉवेल, कॉर्नहन एंड इसके अलावा वादिया। इनका ये मानना था कि फोर्स आ रहा था अंगारा लैंड से, मतलब ये क्या हो जाएगा, सरफेस रीजन। और रेजिस्ट कौन कर रहा था, गोंडवाना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्रंट रीजन। तो अगेन लास्ट में क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स आ गए थे तो हमने क्लासिफाई कर दिया। पहले तो हमारे कोबर, डेली एंड होम्स ने कहा कि दोनों तरफ से ही प्रेशर आ रहा था, तो दोनों ही क्या थे, फोर लैंड थे या फिर दोनों ही सरफेस रीजन थे। फिर स्वेस, आर्गन, वेगनार, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, एक ही तरफ से फोर्स आ रहा था और गोंडवाना फोर्स कर रहा था, जबकि अंगारा अपनी जगह पर स्टेबल था। तो यहाँ पर ये जो फोर्स डाल रहा है ये क्या हो जाएगा, सरफेस रीजन या फिर फोर लैंड, और जो रेजिस्ट कर रहा है वो फ्रंट लैंड। इसके अलावा फिर पॉवल, कॉनहन, वादिया, इन्होंने उल्टा कहा कि जो अंगारा लैंड था वो फोर्स लगा रहा था, गोंडवाना अपनी जगह पे स्टेबल था, तो जो स्टेबल था वो फ्रंट लैंड या फ्रंट रीजन, ये सरफेस या फिर फोर लैंड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। उसके कुछ और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम अलग अलग टाइप्स ऑफ हिमालयास पढ़ेंगे, कौन कौन से रीजन वाइज कितने होते हैं, एंड ये सारी चीजें हम उसमें कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।